वेलकम स्टूडेंट। आज हम फ़ंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट सेशन में हमने एनपीओ के बारे में जाना था, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, क्या होता है वो सीखा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी बातें सीखी थी। अब फ़ंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है? बैलेंस शीट में हमने एक आइटम आपको बताया था, उसमें कैपिटल फ़ंड होता है और बिल्डिंग फ़ंड होता है और किसी प्रकार बहुत सारे प्रकार की फ़ंड होती है। तो ये फ़ंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है वो देखते हैं। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये फ़ंड क्या होता है। ठीक है, फ़ंड क्या होता है पहले उसे हम लोग जानते हैं। तो फ़ंड का मतलब होता है, इट मीन्स अमाउंट रिसीव्ड बाय एनपीओ फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ along with income earned on fund. It is shown in the liability side of the balance sheet. Accounting when done on this basis is called fund based accounting. तो फंड का मतलब होता है कि वैसा पैसा जो एनपीओ ने रिसीव करा है किस चीज़ के लिए, कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, किसी स्पेसिफिक काम के लिए। सपोज़ बिल्डिंग फ़ंड है तो बिल्डिंग फ़ंड बिल्डिंग बनाने के लिए या बिल्डिंग के एक्सटेंशन के लिए हमें मिला है, तो वो एक स्पेसिफिक फ़ंड होगा। ठीक है, उसे हम लोग फ़ंड कहते हैं। वो मतलब कि एक डोनेशन है जो कि किसी खास पर्पज़ के लिए हमें रिसीव हुआ है। एनपीओ मेंटेन्स सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर ईच फंड। हर फंड के लिए एनपीओ जो है वो एक अलग बैंक अकाउंट बनाता है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड एक्सेट्रा। क्रेडिट बैलेंस इन द फंड अकाउंट इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जो फंड में जितना पैसा बचा हुआ है वो लायबिलिटी साइड में दिखाई देता है। डेबिट साइड ऑफ द फंड अकाउंट इज़ डेबिटेड। अगर मान देखिए जैसे इसमें होता क्या है, फ़ंड का मतलब होता है जैसे मान लो बिल्डिंग फ़ंड में 1 लाख रुपए हमें मिला है, अब उसमें हमने कुछ 50,000 रुपये खर्च कर दिए तो 50,000 बचा हुआ है, तो वो 50,000 बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बिल्डिंग फ़ंड के नाम से दिखाई देगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए बिल्डिंग फ़ंड है 1 लाख और 1,20,000 एक्सपेंसेस हो गए, तब फिर वो 20,000 जो है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाई देगा, फिर वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में नहीं दिखाई देगा। मीन्स कि अगर फ़ंड से ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गया उस फंड से रिलेटेड, ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर साइड में दिखाई देगा, डिफरेंस करके, बैलेंसिंग फिगर करके। फिर है इफ़ एन असेट क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड दैट इज बिल्डिंग फंड। अगर कोई हमने बिल्डिंग फंड लिया है किसके लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, तो अगर कोई बिल्डिंग हमने बनाया, ठीक है, कोई एसेट क्रिएट हुआ, बिल्डिंग बनाया मतलब कोई एसेट क्रिएट हुआ, तो अमाउंट इनकर्ड ऑन दी असेट या बिल्डिंग, कोई भी एसेट या बिल्डिंग के किसी भी एसेट की हम लोग एग्जांपल ले लें, तो हम उसको कहाँ पर दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जितना एसेट क्रिएट हो गया तो उसको हम फंड में से लेस कर देंगे और उसको वहाँ पर दिखा देंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे और उसको अकॉर्डिंगली एसेट साइड में भी दिखाएंगे, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस ऐसे करके। मतलब इसका मतलब कि ये 3 ट्रीटमेंट हो गया। अगर हमने बिल्डिंग फ़ंड लिया है और बिल्डिंग फ़ंड पे हम उसको बिल्डिंग बना रहे हैं, तो अब जो भी बिल्डिंग की हम अगर बात करें, बिल्डिंग कुछ बना, ठीक है, बिल्डिंग फ़ंड लिया है किस चीज़ के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। अब अगर हम कह रहे हैं कि देयर इज़ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग जितना कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, उतना पैसा हम 3 जगह पर उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। पहला कि बिल्डिंग फ़ंड में से वो अमाउंट लेस कर देंगे, क्योंकि जितने काम कर लिए हमने बिल्डिंग फ़ंड लिया था, सपोज़ 10 लाख का बिल्डिंग फ़ंड था, उसमें से 4 लाख का बिल्डिंग बन गया, तो हम 10 लाख बिल्डिंग फ़ंड में से 4 लाख बिल्डिंग इन प्रोग्रेस आप कह लीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग करके लेस कर देंगे। बिल्डिंग फ़ंड 10 लाख माइनस बिल्डिंग 4 लाख करके 6 लाख ही आउटर कॉलम में चला जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। दूसरा कहाँ पर ट्रीटमेंट होगा इसका, कैपिटल फ़ंड में इसको ऐड कर देंगे। जो 4 लाख का बिल्डिंग है वो कैपिटल फ़ंड में ऐड होगा। और तीसरा ट्रीटमेंट कहाँ पर होगा, ये आपका बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे। तो 3 जगह पर इसका ट्रीटमेंट होगा। अब इसको हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि ये कैसे कहाँ पर हो रहा है। ये देखिए, ये बैलेंस शीट है। हमने इसमें क्या करा है कि एक एग्जांपल लिया है जिसमें बिल्डिंग फ़ंड जो है वो 10 लाख का बिल्डिंग फ़ंड है। अब इसमें ट्रांसफ़र टू कैपिटल फ़ंड 6 लाख का सपोज़ करा हमने कि बिल्डिंग बन गया, ठीक है, तो 10 लाख में 6 लाख आपका वो कैपिटल फ़ंड में ट्रांसफ़र कर दिया। और अब कैपिटल फ़ंड में भी ये देखिए 6 लाख रुपए हमने इसमें ऐड कर दिया है। क्लियर है। और तीसरा, तो पहला एडजस्टमेंट कहाँ हो गया, पहला आपका एडजस्टमेंट हो गया ये कि हमने कैप यहाँ पर से लेस कर दिया, दूसरा एडजस्टमेंट हो गया ये, और तीसरा एडजस्टमेंट हो गया ये आपका, ठीक है, कि 6 लाख रुपए बिल्डिंग इन प्रोग्रेस में हमने डाल दिया। तो ये 3 जगह पर आपका एडजस्टमेंट होता है इसका। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत।
अब आइए फंड्स में हम लोग बात कर रहे थे कि फंड्स होता क्या है, तो जो पैसा आपको डोनेशन के रूप में मिलता है। तो ये दो प्रकार के फंड्स होते हैं, एक अनरिस्ट्रिक्टेड फंड और कैपिटल फंड और जनरल फंड। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब क्या हुआ कि वो पैसा जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड मीन्स एनपीओ को वो डोनेशन प्राप्त हुआ है और डोनर ने कोई स्पेसिफाई नहीं करा, ठीक है, कि वो डोनेशन का पैसा किस चीज़ में एनपीओ यूज़ करेगा, उसको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करा है, तो हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। वो जनरल फंड है, हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इट इज़ मेड ऑफ कंट्रीब्यूशंस बाय डिफरेंट। अब ये वाली बात हो गई कि एनपीओ जो है उसको ले लेता है। दूसरी बात हो गई रेस्ट्रिक्टेड फंड, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब क्या हो गया कि वैसा फंड, वैसा डोनेशन जो कि स्पेसिफिकली मेंशन है कि इसका पर्पज़ क्या है, इसको हम लोग किस चीज़ में यूज़ करेंगे, वो स्पेसिफिकली मेंशन करा हुआ और आपको उसी में यूज़ करना है, कोई दूसरा यूज़ आप नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहला गवर्नमेंट ग्रांट। तो ये सरकार जो है वो एनपीओ को ग्रांट देती है कि भाई तुम ये लो पैसा और कुछ काम करो, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि कहा कि पोलियो एरेडिकेशन के लिए इतना फ़ंड दिया, अब पोलियो के एरेडिकेशन के लिए आप कुछ काम करो, ठीक है। गरीब बच्चों में खाना बंटवाने के लिए कुछ पैसा एनपीओ को दे दिया, तो वो स्पेसिफिकली उसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। दूसरा में है एंडोमेंट फ़ंड। एंडोमेंट फ़ंड का मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ डोनेशन विद अ कंडीशन बाय द डोनर टू यूज़ द only the income earned from the investment of such fund for the specified purpose so that the original donated amount remains intact। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या होता है कि वो डोनेशन एक उस प्रकार का डोनेशन होता है, वैसा डोनेशन होता है जो कि डोनेशन का अमाउंट एज इट इज़ एनपीओ में बना रहेगा। हाँ, उससे अगर कुछ इनकम होती है, अर्निंग होती है, तो आप उसको स्पेसिफाइड पर्पज़ के लिए एनपीओ में यूटिलाइज़ कर सकते हो, लेकिन जो एंडोमेंट फ़ंड का अमाउंट आपको मिला है वो एज इट इज़ एनपीओ में बना रहेगा, ठीक है। इसे हम लोग एंडोमेंट फ़ंड कहते हैं। नेक्स्ट में आते हैं एन्युटी फ़ंड। एन्युटी फ़ंड क्या होता है? तो एन्युटी फ़ंड इज़ एस्टैब्लिश्ड व्हेन एनपीओ रिसीव्स असेट्स फ्रॉम अ डोनर with a condition to pay specified amount periodically in designated benefit to designated beneficiary। अब इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज़ हम कोई पर्सन है, अब कोई किसी पर्सन ने अपना कोई असेट एनपीओ को डोनेट कर दिया कि भैया ये मेरा असेट है, सपोज़ बिल्डिंग है या कोई भी मशीनरी है या कुछ भी जो भी एनपीओ को के काम आ सकता है और हमारे पास है, तो हम उसको एनपीओ को डोनेट कर देंगे। और उसके साथ हम लोग शर्त ये रखेंगे, कंडीशन ये रखेंगे कि ये असेट तुम यूज़ करो, रखो एनपीओ, तुम ये वाला असेट रखो, यूज़ करो, लेकिन हमें जो है वो हर साल एक कुछ अमाउंट जो है वो फिक्स कर देंगे, इतना पैसा हमें तुम हर साल देते रहना, जिससे कि हमारा भी गुजारा हो सके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कोई बुज़ुर्ग आदमी है, अब साल भर उसने ज़िंदगी भर बहुत मेहनत करी, पैसे कमाए, अब उसके पास कोई एक बिल्डिंग आ गया, तो अब वो बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग में वो क्या करेगा रह के? तो उसने मान लो सपोज़ करो कि एनपीओ को डोनेट कर दिया, 2-3 बिल्डिंग थी उसके पास, एक बिल्डिंग उसने एनपीओ को डोनेट कर दिया। अब वो उस बिल्डिंग का यूज़ एनपीओ कर सकता है और वो एक प्रकार से समाज सेवा भी कर लिया उसने, और अब उसे हर साल डोनेशन एन्युटी के रूप में उसे मिलता भी रहेगा। फिर है नेक्स्ट में आपके पास प्राइज़ फ़ंड, लोन फ़ंड, ये सभी अकॉर्डिंगली उसी के लिए यूज़ करें। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने एक फ़ंड बना लिया प्राइज़ फ़ंड। लोन फ़ंड कि भाई लोन का कोई लोन हमने लिया है, उसके रीपेमेंट के लिए एक फ़ंड बना लिया, लोन फ़ंड। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, ज़रा उसे भी देख लेते हैं। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस क्या होता है? ये वो डोनेशन होता है जो मेंबर्स अपने मेंबरशिप को लाइफ टाइम एक्सटेंड करने के लिए देते हैं। सपोज़ हमने लाइफ टाइम मेंबरशिप प्राप्त करने के लिए वो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस दे दिया, तो इस लाइफ मेंबरशिप फ़ीस से क्या होता है कि जितने भी पैसा है वो हमारा पूरा एक साल भर के लिए, मतलब साल भर क्या, पूरी ज़िंदगी के लिए वो उसमें यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा अकाउंट में कि इसे एडेड टू कैपिटल फ़ंड, इसे हम लोग क्या करते हैं कैपिटल फ़ंड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फ़ंड में ऐड कर देते हैं। दूसरी बात आगे करते हैं स्पेशल रिसिट्स की। अब स्पेशल रिसिट्स जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इट मीन्स रिसिट्स ऑफ अमाउंट फॉर स्पेशल ओकेजन्स, एनुअल डिनर एक्सेट्रा, बैलेंस इज ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस इफ एनी।
तो ये स्पेशल रिसिप्ट जो हुआ है हम लोग इनकम में उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर कुछ खर्चा हुआ है उसको उसमें से माइनस कर देंगे। फिर हम लोग आगे बात करते हैं जनरल डोनेशन की। तो जनरल डोनेशन बिल्कुल किसी भी नॉर्मल डोनेशन की तरह है, हम लोग उसको इनकम ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये जनरल डोनेशन वो डोनेशन होता है जो कि आपको इनकम के रूप में हम उसको ट्रीट करते हैं। और वो ऐसा इसीलिए क्योंकि ये 1 साल के अंदर अंदर रिकॉर्ड करने वाला इनकम होता है, मतलब वैसा डोनेशन है जिसका फ़ायदा हम 1 साल के अंदर अंदर मिल जाने वाला होता है। इसलिए हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम 1 साल का रिकॉर्डिंग करते हैं। दूसरी बात है कि ये स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है कि वैसा कोई ख़ास डोनेशन जिसका पर्पज़ स्पेसिफाइड है। तो पर्पज़ स्पेसिफाइड है तो ऑब्वियसली हम उसे उसी काम के लिए यूज़ करेंगे, और जनरली वो काम जो है वो 1 साल से ज़्यादा में होता है, तो इसलिए वो एनपीओ के लिए लाइबिलिटी होता है कि भाई ये मान लो बिल्डिंग के लिए हमें डोनेशन मिला है, तो बिल्डिंग को 1 दिन में तो बन नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एनपीओ क्या करता है कि बैलेंस शीट में उसको रिकॉर्ड करता है लाइबिलिटी साइड में, कि एनपीओ उसको लाइबिलिटी मानता है कि भाई ये जो हमें बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिला है वो हम इसको लाइबिलिटी साइड में ट्रीट कर रहे हैं, और अगले आने वाले कई सालों में हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है लीगेसी। तो लीगेसी का मतलब क्या होता है कि सपोज़ कोई एक पर्सन है, वो उसकी मौत हो जाती है, ठीक है, तो वो अपने विल में लिखा करके गया है कि हम अपनी प्रॉपर्टी, ये चीज़, ये एसेट, वो एसेट हम एनपीओ को डोनेट करते हैं। तो उस प्रकार से मीन्स अगर कोई डोनेटेड अमाउंट विल के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिसीज्ड पर्सन के विल के अकॉर्डिंग एनपीओ को प्राप्त होता है, तो वो लीगेसी कहलाता है। अब इसमें 2 प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, ये इनकम साइड में दिखाएंगे या लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो लीगेसी का अमाउंट अगर छोटा है, ठीक है, मतलब नॉमिनल अमाउंट है, छोटा सा अमाउंट है, तो हम उसको जनरली इनकम साइड में ट्रीट कर देते हैं। और अगर मान लीजिए कि लीगेसी का अमाउंट बड़ा है, ठीक है, हेवी अमाउंट है, तो हम उसको कैपिटलाइज़ करते हैं। और कैपिटलाइज़ करने का मतलब क्या हुआ, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं, क्योंकि उसका सालों साल यूज़ होगा, इसीलिए। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, वो देखिए। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मेंबर्स जो हैं वो अपने मेंबरशिप को रखने के लिए हर साल एक पैसा देते हैं, ठीक है, अपने मेंबरशिप को कंटिन्यू करने के लिए वो सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है, वो हर साल हर मेंबर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पे करता है। इट इज़ अमाउंट पेड बाय मेंबर्स पीरियडिकली, फॉर एग्जांपल एनुअली, ठीक है, वो हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। तो जिस हिसाब से भी एनपीओ और मेंबर्स के बीच में डिसीजन हुआ होगा, एग्रीमेंट हुआ होगा, उस हिसाब से वो लोग पे करते हैं। एज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ टू मीट इट्स एक्सपेंसेस। तो एनपीओ का जो भी खर्चा है उसको पूरा करने के लिए सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। अब इसका सब्सक्रिप्शन के इनकम की ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो वो देखिए क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करेंट ईयर। तो ये कौन सा अमाउंट हम लोग पहली बात निकालने क्या जा रहे हैं, हम लोग निकालने जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन इनकम, ठीक है, कि सब्सक्रिप्शन इनकम कितना होगा, कैसे पता चलेगा। और हम लोग स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से कर रहे हैं, तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड से, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखने वाली हैं कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से करा है, तो हमने स्टार्टिंग करा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड से, यानी कि वो पैसा जो हमें सब्सक्रिप्शन के रूप में रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द करेंट ईयर। ध्यान रखिएगा, करेंट ईयर, इसका मतलब कि साल के दौरान जितना भी पैसा हमें सब्सक्रिप्शन का पैसा रिसीव हुआ है वो ले करके हम क्या निकालने जा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन इनकम, ठीक है, हम निकालने क्या जा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन इनकम। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में पिछले साल, अगले साल, करेंट ईयर सब इंक्लूडेड है, तो हमें अगले पिछले साल का हटा करके और जो करेंट ईयर का है बस वो रखना है। तो अब देखिए सबसे पहला अमाउंट हमने लिया, वो क्या है, वो है आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। इसका क्या मतलब हुआ कि साल के एंड में जितना सब्सक्रिप्शन बकाया है वो। अब ये देखिए, अब ये वर्ड खुद ही बता रहा है कि सब्सक्रिप्शन बकाया है, इसका मतलब कि ये रिसीव नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो हम अमाउंट लेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वाला, तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में वो अमाउंट नहीं आ रहा, ठीक है, ये चूँकि ये बकाया है, क्लियर है। तो हम, लेकिन वो इनकम तो इस साल का है,
इसीलिए हम उसको उसमें ऐड कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड का अमाउंट नहीं आ रहा क्योंकि वो बकाया है, लेकिन वो इनकम में आना चाहिए और हम इनकम निकालने जा रहे हैं, इसीलिए उसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगनिंग। तो सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगनिंग का मतलब क्या हुआ कि वो पैसा, वो सब्सक्रिप्शन जो कि आपको बिगनिंग में एडवांस था, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगनिंग मतलब साल के शुरुआत में जो पैसा एडवांस था। तो एडवांस का मतलब क्या होता है कि वो पैसा जो हमें लास्ट ईयर ही मिल चुका है, इस साल करेंट ईयर, ठीक है, के लिए लास्ट ईयर हमें मिल चुका है इस करेंट ईयर के लिए। तो जब चूँकि वो पैसा हमें लास्ट ईयर ही मिल चुका है तो फिर क्या वो करेंट ईयर में भी मिला होगा? मिलेगा क्या? नहीं ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करेंट ईयर में ये सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगनिंग ये नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो पिछले ही साल मिल चुका है, लेकिन वो इनकम में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो इनकम तो इस साल का है अरब में, तो इसीलिए हम उसको इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। अब ये देखिए ये क्या है, सब्सक्रिप्शन जो बकाया है साल के शुरुआत में, इसका क्या मतलब हुआ कि पिछले साल के एंड तक, यानी कि पिछले साल के एंड तक वो कुछ पैसा सब्सक्रिप्शन का बकाया रह गया था, तो वो इस साल हमें मिल गया होगा, इस साल मिल जाना चाहिए। ऑब्वियसली जब वो पिछले साल का बकाया है तो इस साल सबसे पहले हमें पिछले साल वाला क्लियर होगा, तब तो आगे इस साल का हम आगे का पैसा रिसीव करेंगे। सपोज़ कोई मेंबर है, उसने 2019 में पैसा बकाया रखा हुआ है, तो अब 2020 आ गया, तो 2020 का पैसा लेंगे, तो 2020 का पैसा लेने से पहले 2019 का तो लेंगे ही लेंगे। तो इसीलिए हमने ये अज्यूम करा है, यहाँ पर ये अजम्पशन होगा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग मतलब पिछले साल का जो एंड था उसमें बकाया था कुछ पैसा, तो वो हमें इस साल मिल गया होगा। तो मिल गया होगा तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करेंट ईयर में वो ऑलरेडी आ रहा होगा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करेंट ईयर में वो ऑलरेडी आ रहा होगा, लेकिन चूंकि वो पिछले साल का बकाया था ना, तो वो इनकम में तो इंक्लूड होना नहीं चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम उसको लेस कर देंगे। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? फिर अब आइए सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड। सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड का मतलब क्या हुआ कि मतलब साल के एंड में हमने कुछ एडवांस दिया है, तो एडवांस का मतलब क्या होता है, वैसा पैसा जो नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो अब करेंट ईयर में हमें नेक्स्ट ईयर का पैसा मिल गया है, अभी ही मिल गया है, तो वो रिसीव्ड में तो ज़रूर आ रहा होगा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर में ज़रूर आ रहा होगा। क्लियर है? तो अब इसलिए अब हम क्या करेंगे कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करेंट ईयर है, लेकिन वो इनकम तो इस साल का है नहीं, तो इसलिए इनकम में से उसको हम लेस कर देंगे, ठीक है, इनकम में से हमने उसको लेस कर दिया कि भाई वो इनकम हमें अगले साल का है लेकिन मिल अभी गया है, लेकिन वो इनकम इस साल का है नहीं, इसलिए इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमने उसको लेस कर दिया। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन का पूरा कैलकुलेशन है और इस प्रकार से हम उसको, और याद रखने की जहाँ तक बात है तो याद हम उसको इस प्रकार से रख सकते हैं कि हम ये देखिए कि एक को याद कर लीजिए, जैसे कि क्लास 11th में भी हमने देखा था कि आउटस्टैंडिंग जो होता है, ठीक है, कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हो या इनकम आउटस्टैंडिंग हो वो ऐड होता है, ठीक है, तो जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड है वो ऐड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एक इसको याद कर लीजिए कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड अगर ऐड हुआ है तो एट द बिगिनिंग लेस होगा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड हुआ है तो बिगिनिंग वाला लेस होगा। क्लियर है? ऐसे दूसरा आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड है वो ऐड हुआ है तो एडवांस एट द एंड वो लेस होगा, ये देखिए एडवांस एट द एंड वो लेस होगा। क्लियर है? और एडवांस एट द एंड अगर लेस हुआ है तो एट द बिगिनिंग वो ऐड होगा। क्लियर है? मतलब उल्टा होता चला जाता है। तो आप एक याद रख लीजिएगा तो सारा अपने आप याद हो जाएगा। वो ये याद रखने का तरीका है, बाकी आपको जिस प्रकार से भी याद रहे उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए देखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट ये बनाना बड़ा आसान है। यहाँ पर जो जो चीज़ें ऐड हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे ये देखो 3 चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं। क्लियर है? ये 3 चीज़ें मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वाला पैसा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड वाला पैसा और एडवांस एट द बिगनिंग वाला पैसा। तो ये 3 चीज़ें ऐड हुई है ये। और सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट साइड का अकाउंट होता है, बैलेंस होता है, तो हम क्रेडिट साइड में इन तीनों को दिखाएंगे।
ठीक है, देखिए कैसे दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे दिखाया हमने। तो क्रेडिट साइड में हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्रेडिट साइड में देखिए बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट दी बिगनिंग। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग था प्लस में, ये देखिए ये रहा सब्सक्रिप्शन एडवांस एट दी बिगनिंग, ये था, तो ये हमने ऐड करा है, उधर भी हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा दिए। इधर आइए नेक्स्ट था बाई बैंक यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ठीक है, तो सबसे पहला उधर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड था और दूसरा में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, तो ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट दी एंड ये भी इधर आएगा। अब जो चीज़ें लेस हुई थी, दो चीज़ें, वो दो चीज़ें एक तो आपके पास ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये दोनों को भी हम लोग डेबिट साइड में दिखा देंगे और बैलेंसिंग फिगर जो आया है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पर दिखाई दे देगा। मतलब ये आपको क्या करना है, ये 5 चीज़ें, एक ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 5 चीज़ें आप दिखा दोगे तो ये वाला बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट खुद ब खुद आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर बनाने के लिए बोलेगा तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपका इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं आगे में क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट आइटम आता है ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम क्या होता है कि एनपीओ जो है वो किसी गेस्ट वगैरह को बुलाता है और उसे एक टोकन पेमेंट देता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई कॉलेज है, उसने कोई गेस्ट लेक्चरर को बुलाया, अब उसने लेक्चर दिया तो उसके मान सम्मान में, ऑनर में, ठीक है, ऑनोरेरियम वर्ड ऑनर, तो ऑनर में हमने उसके सम्मान में कुछ खर्च किया, तो उसे एक आप समझ लीजिए टोकन के रूप में, एक पेमेंट के रूप में, उनके आदर, उनके सम्मान में हमने कुछ पैसा खर्च करा, उसे हम ऑनरेरियम बोलते हैं। तो इट इज़ अ टोकन पेमेंट टू अ पर्सन हु हैज़ वॉलंटरली अंडरटेकन अ सर्विस विच वुड नॉर्मली कमांड अ फ़ी। अगर वो नहीं आते, किसी हम गेस्ट वैसे को बुलाते, तो वो पैसा लेता है कोई लेक्चरर। फिर कह रहा है नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम है। इसमें क्या होता है कि अब एनपीओ जो है वो कुछ आइटम्स जो है वो खर्च करता है, जैसे मेडिसिन्स हो गया या फिर स्टेशनरी के आइटम्स हो गए, तो वो एनपीओ रखता है अपने पास और उसको खर्च करता है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जितना पैसा स्टेशनरी में खर्च हुआ है, तो कितना स्टेशनरी में खर्च हुआ है, एक्सपेंसेस कितना है, वो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो पहली बात यहाँ पर आ रही है क्या कि जब जैसे कुछ स्टॉक में हमारे पास रह भी सकता है जो खर्च नहीं हुआ, तो वो तो हमारे पास असेट्स में दिखाई देगा, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो देखिए। तो ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स है। ठीक है, ये हमने लिया, स्टार्टिंग यहाँ से करा है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। और दूसरा नेट परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर यानी मीन्स और लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। अब ये बिल्कुल जैसे आपके पास क्लास 11th में हमने एक फार्मूला पढ़ा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ये बिल्कुल उसी का फार्मूला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये फार्मूला था, बिल्कुल वही फार्मूला है कि ओपनिंग स्टॉक जितना है वो ले लेंगे, परचेजेस ऐड कर देंगे, ठीक है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड ये आ जाएगा। मतलब कि कितना गुड्स हमने ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम करा है वो आपको पता चल जाएगा। ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाता है, डेबिट साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, और कुछ अगर बेच करके पैसा मिला है तो वो क्रेडिट साइड में यानी कि इनकम साइड में दिखा देंगे। फिर क्रेडिटर्स और अगर मान लीजिए अब कई बार ये भी हो सकता है कि जो हमने स्टेशनरी या मेडिसिन्स या कुछ भी वो हमने अगर क्या कहते हैं उधार पर, ठीक है, उधार पर ख़रीद बिक्री हो रही है, तो उसका क्या करेंगे। उधार पर भी अगर हमने परचेज़ करा है तो अगर हम परचेज़ करते हैं तो सामने वाले को क्रेडिटर्स कहेंगे, जिससे हमने स्टेशनरी परचेज़ करा है उधार में उसे क्रेडिटर्स कहते हैं। तो अगर उसने वो क्रेडिटर्स वगैरह है वहाँ पर और उसका भी अमाउंट दे रखा है, या यूँ कहें कि एडवांस पेमेंट हुआ है, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा वो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अमाउंट पेड फॉर करेंट ईयर। अमाउंट पेड हम लोग ले लेंगे कि कितना हमने पे करा है करेंट ईयर, सपोज़ 2019-20 हम करेंट ईयर लेके चल रहे हैं, तो इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे, जो पहले वाला फार्मूला था कि ऐड ओपनिंग स्टॉक और लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, कि कितना हमारा वो आ रहा है। और दूसरा उसके बाद क्या करेंगे कि
ऐड ओपनिंग स्टॉक करा है और ओपनिंग एडवांस भी ऐड कर देंगे, ठीक है, और क्लोजिंग एडवांस माइनस कर देंगे। मतलब कि जो ट्रीटमेंट ओपनिंग स्टॉक का हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का हुआ है, वही ट्रीटमेंट ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस का भी होगा, ठीक है। ओपनिंग का डेट क्या होता है 1 अप्रैल 2019, क्लोजिंग का 31 मार्च 2020, ठीक है। अब क्लोजिंग क्रेडिटर्स और ओपनिंग क्रेडिटर्स का जस्ट अपोजिट करेंगे। मीन्स ओपनिंग स्टॉक अगर आपने ऐड करा है तो ये आपका लेस हो जाएगा क्लोजिंग क्रेडिटर्स, और ओपनिंग क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा लेस, मतलब सॉरी क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड हो जाएगा और ओपनिंग क्रेडिटर्स लेस हो जाएगा। तो अगर ये फुल फ्लेज्ड तीनों आइटम दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, फिर ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर भी दे रखा है, और ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस भी दे रखा है। एडवांस का मतलब क्या होता है कि जो क्रेडिटर्स को हमने पहले से पैसा दे रखा है एडवांस के रूप में वो, तो ये सब प्लस माइनस करके आपका मेडिसिन कंज्यूम्ड, कोई भी जो भी कंज्यूमेबल है वो मेडिसिन कंज्यूम्ड या स्टेशनरी कंज्यूम्ड कुछ भी ले रखा है हमने, तो वो मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 करेंट ईयर में इतना कंज्यूम हमने करा है, तो ये ले लेंगे। क्लियर है? इस तरीके से ये कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स का निकलता है। अब अगर मान लीजिए इसका आपको अकाउंट बनाने बोलेगा तो अकाउंट हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आइटम्स या कोई भी कंज्यूमेबल आइटम्स है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स या आपको स्पोर्ट्स मटेरियल्स या मेडिसिन्स या किसी भी प्रकार की चीज़ें, तो उसका स्टॉक हम लोग का अकाउंट कैसे बनाएंगे। स्टॉक अकाउंट देखिए डेबिट बैलेंस वाला अमाउंट होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्टिंग करेंगे ओपनिंग बैलेंस से। ये टू बैलेंस BD का मतलब क्या हुआ, ये ओपनिंग बैलेंस है, तो आपके स्टॉक का जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पर डाल देंगे डेबिट साइड में। फिर जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये बैलेंस CD आपका क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब जो ड्यूरिंग द ईयर हमने अगर आप और कुछ अगर परचेज़ करा है तो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी में आ जाएगा, जितना उधार हमने परचेज़ करा है तो क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी में ये आ जाएगा। और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा जितना हमने कंज्यूम कर लिया। तो स्टॉक अगर आ रहा है तो ये क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी डेबिट साइड में जा रहा है, खर्च हो गया तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट बैलेंसिंग फिगर में चला जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद कह रहा है कि अगर मैं आपको बनाना हो क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी, ठीक है, कंज्यूमेबल आइटम्स मेडिसिन्स, तो कोई भी कंज्यूमेबल आइटम्स का क्रेडिटर्स अकाउंट अगर आपको बनाना है तो क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट साइड में देखेंगे तो हमें मिल रहा है जब ओपनिंग बैलेंस, इसका भी फिर वही बात है कि ओपनिंग बैलेंस अगर होगा तो हम लोग इसको यहाँ पर बाय बैलेंस BD करके क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लेंगे। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, और इसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा डेबिट साइड में। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का डेबिट साइड। और उसके बाद अब ये जो है आपका क्रेडिट किस किन चीज़ों से होगा, अगर हमने कुछ परचेजेस किया है और सपोज हमने ड्यूरिंग द ईयर और कुछ परचेज़ किया है तो ये अमाउंट आपको बैलेंसिंग फिगर से पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, ये बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो, तो मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर। और दूसरा बाय बैलेंस CD एडवांस क्लोजिंग, अगर मान लो कुछ क्लोजिंग एडवांस है उसका तो वो आपका यहाँ पर क्रेडिट साइड में चला जाता है। और अगर मान लीजिए ओपनिंग एडवांस है तो वो यहाँ पर डेबिट साइड में चला जाएगा। कुछ अगर हमने अमाउंट पे करा है, ठीक है, ये आपको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट से पता चलता है कि कितना पैसा हमने पे करा है, तो यहाँ पे टू बैंक में चला जाएगा, ठीक है। तो इस पर और कुछ फिर लास्ट में करके पूरा बैलेंसिंग फिगर कर देंगे तो ये परचेजेस आपको पता चल जाएगा, बाई परचेजेस करके यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें कोई दिक्कत, एक बार आप क्रेडिटर्स अकाउंट देख सकते हैं। ये देखिए, ये क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स है, ठीक है। ये आपका बाई बैलेंस BD सब ये दे रखा है, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं आराम से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर NPO। तो इस प्रकार से सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो आप बना लेंगे और कोई क्वेरी होगी तो आप उससे पूछ लेंगे। थैंक्स क्लास।